हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इस वीडियो के अंदर हम यूनिट 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। तो मैंने आपके लिए क्या फाइंड आउट किया, मैंने आपके लिए यूनिट 1 से यूनिट 5 तक जितने पाँचों यूनिट से टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फाइंड आउट किया, जहाँ से हर साल आरजेपी में क्वेश्चन पूछे ही जाता है। और अगर आप ये टॉप 10 टॉपिक्स कर लोगे तो आप बहुत इजीली पास तो हो ही जाओगे। तो मैं ये जो टॉपिक्स है वो आपको यूनिट वाइज कराने वाली हूँ। इसका मतलब इस वीडियो के अंदर हम यूनिट 1 को देखेंगे। यूनिट 1 के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करने वाले हैं विद पीवाईक्यूज। जिन टॉपिक से जितने भी पीवाईक्यूज आज तक पूछे गए उनको हम कवर करेंगे। और जैसे टॉप 10 टॉपिक्स है तो यूनिट 1 में जितने टॉपिक्स टॉप 10 टॉपिक्स में से आते हैं हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे। क्लियर है? यूनिट 2 के अंदर कुछ टॉपिक्स आते हैं, देन यूनिट 3 के अंदर आते हैं, यूनिट 4 के अंदर आते हैं, तो हम यूनिट वाइज टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। क्लियर है? तो यूनिट 1 के अंदर हम ये सारे मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। आप आगे देख सकते हो, इनके आगे मैंने लिखा हुआ भी है कि कितनी बार आरजीपीवी के पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर साल आपका क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिलता है। तो यूनिट 1 के अंदर ये पहला टॉपिक है जिसको आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। यानी अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट कर लिया तो टॉप 10 में से आपके एक टॉपिक आपका कवर हो चुका है। इसका मतलब अभी आपके 9 टॉपिक्स और रह रहे हैं जो अपकमिंग वीडियोज़ में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। क्लियर है? और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट लाते रहते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारी एप्लीकेशन मल्टीटम्स को डाउनलोड नहीं किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो जल्दी से जाइए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि आपको हमारे हर सब्जेक्ट के नोट्स वहीं अवेलेबल होंगे। क्लियर है? तो मेक श्योर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखो। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते अपने पहले टॉपिक की तरफ। तो यूनिट 1 के अंदर जो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है हमारा वाटरफॉल मॉडल। यहाँ से हमारा क्वेश्चन जून 2025 एंड दिसंबर 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था कि आपको एक्सप्लेन करना था वाटरफॉल मॉडल विद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आपको वाटरफॉल मॉडल बताना था क्या होता है, साथ ही साथ उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को आपको एक्सप्लेन करना था। आप सबसे पहले वाटरफॉल मॉडल से पहले हमें समझना पड़ेगा कि मॉडल्स क्या होते हैं या ये हम क्यों यूज़ करते हैं। टेकिंग एन एग्जाम्पल, किसी क्लाइंट, एक हमारा क्लाइंट है जिसको इस सॉफ्टवेयर को डेवलप कराना है। तो क्लाइंट किसके पास जाएगा? उस कंपनी के पास जाएगा जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करती है। तो क्लाइंट क्या है, कंपनी के पास जाता है, बताता है कि मुझे ये सॉफ्टवेयर डेवलप कराना है। तो कंपनी क्या करेगी, अपने जो टीम मेंबर है उनसे कम्युनिकेट करेगी, उनसे बातचीत करेगी और बताएगी कि हमारे जो क्लाइंट है उसे सॉफ्टवेयर को डेवलप कराना है। तो वो जो टीम है वो क्या करेगी, सॉफ्टवेयर को बिल्ड करना स्टार्ट करेगी, सॉफ्टवेयर को बनाना स्टार्ट करेगी फ्रॉम स्क्रैच। तो जब वो सॉफ्टवेयर को बनाएगी तो उसे बनाने के लिए एक मॉडल चाहिए होता है, जिसकी हेल्प से वो स्टेप बाय स्टेप उस पूरे मॉडल को स्क्रैच से बना पाता है। तो मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स हमारे यूज होते हैं जब भी हम किसी भी सॉफ्टवेयर को स्क्रैच से डेवलप करते हैं। तो हमारे पास मल्टीपल्स मॉडल्स होते हैं। वाटरफॉल मॉडल हो गया, इटरेटिव मॉडल हो गया, प्रोटोटाइप हो गया, बहुत सारे एवोल्यूशनरी मॉडल हो गया। तो हम हर सॉफ्टवेयर के लिए एक डिफरेंट मॉडल को यूज़ करते हैं। जिस टाइप का सॉफ्टवेयर होगा उसी टाइप का हम मॉडल को यूज़ करते हैं। क्लियर है? समझ आया कि हम बेसिकली मॉडल्स क्या होते हैं। अब वाटरफॉल मॉडल क्या होता है? वाटरफॉल मॉडल वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट मॉडल है। अभी हम जितने भी मॉडल्स पढ़ेंगे उसमें से सबसे सिंपल की बात करें तो सबसे सिंपल है हमारा वाटरफॉल मॉडल। हम इसको कब चूज़ करते हैं? जब हम किसी स्मॉल प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, हमें एक स्मॉल सॉफ्टवेयर को डेवलप कराना है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? उस टाइम हम यूज़ करते हैं वाटरफॉल मॉडल का यूज़ करते हैं। क्लियर है? वाटरफॉल मॉडल होता क्या है? इन दिस मॉडल सॉफ्टवेयर इज डेवलप स्टेप बाय स्टेप। ईच फेज मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट फेज। वन अ फेज इज फिनिश वी कैन नॉट गो बैक इजिली। ये क्या है? वाटरफॉल मॉडल में जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। स्टेप बाय स्टेप का मतलब क्या? ये कुछ उसके फेजेस होते हैं। तो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना पड़ेगा, देन डिज़ाइन, देन इम्प्लीमेंटेशन, देन वेरिफिकेशन एंड टेस्टिंग, देन मेंटेनेंस। यानी स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ेगा। आप डायरेक्टली रिक्वायरमेंट एनालिसिस से आप डायरेक्टली टेस्टिंग पर नहीं जा सकते, या आप डिज़ाइन से डायरेक्टली मेंटेनेंस पे नहीं जा सकते। वाटरफॉल मॉडल के आप डिसएडवांटेजेस भी समझ सकते हो कि वाटरफॉल मॉडल स्टेप बाय स्टेप डेवलप करता है किसी भी सॉफ्टवेयर को। आप नेक्स्ट
फेज पे तभी पहुंचोगे जब आपका जो प्रीवियस वाला फेज है वो कम्प्लीटली फिनिश हो चुका होगा, तभी आप नेक्स्ट पे पहुंचोगे। इम्प्लीमेंटेशन पे कब आओगे, जब आपका डिजाइनिंग फेज जो है वो पूरा का पूरा फिनिश हो चुका होगा, तभी आप नेक्स्ट पे मूव करते हो। क्लियर है? तो ये होता है हमारा वाटरफॉल मॉडल। अब मैंने आपको बताया कि मॉडल्स को हम यूज़ करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए फ्रॉम द स्क्रैच। तो स्क्रैच से डेवलप करने के लिए हम उसे क्यों यूज़ करें, क्योंकि वो हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो हमारा। तो उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप जो हम बात करें वो स्टेप्स हैं कि वो स्टेप्स यही है, वो ये इन्हें हम स्टेप्स भी बोलते हैं, इन्हें हम फेजेस भी बोलते हैं। ये कौन कौन से फेजेस होते हैं? सबसे पहला आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस, देन डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, वेरिफिकेशन एंड टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इसका क्वेश्चन आता है तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम आपको बना कर ही आना, चाहे आप कितनी भी थ्योरी लेके आ जाओ, बट डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इन फेजेस को डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि ये फेजेस क्या होता है। तो सबसे पहला फेजेस होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। एज द नेम सजेस्ट, रिक्वायरमेंट को हम क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। ये हमारा वाटरफॉल मॉडल का सबसे पहला फेज होता है, जिसके अंदर जो है आपकी जो टीम है, टीम का एक मेंबर क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करता है और क्लाइंट से बातचीत करके ये पता लगाता है कि क्लाइंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। क्लाइंट जो हमसे सॉफ्टवेयर डेवलप करा रहा है, क्लाइंट क्या चाह रहा है कि उसके अंदर क्या क्या फीचर्स ऐड होने चाहिए, कितना बजट है क्लाइंट का, कितना टाइम है, कितना हार्डवेयर और कौन कौन से सॉफ्टवेयर उसको यूज़ कराने, सब चीज़ें वो पता कराता है। दैट इज़ कॉल्ड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। टेकिंग एन एग्जाम्पल कि जो सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर रहे हैं वो हमारे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। क्लियर है? तो टीम मेंबर को पता चल गया कि स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम को हमें क्या करना है? डेवलप करना है। बट टीम का एक मेंबर क्या करेगा? क्लाइंट से कम्युनिकेट करेगा और वो पूछेगा कि भाई ये जो आपने स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बताया, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। क्या इसके अंदर आप स्टूडेंट लॉगिन चाहते हो? क्या इसके अंदर आप अटेंडेंस चाहते हो? क्या इसके अंदर आप मार्क्स भी चाहते हो? फीस मैनेजमेंट भी चाहते हो? क्या आप डैशबोर्ड भी चाहते हो? तो ये सब चीज़ें आती हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर, जिसके अंदर हम पता लगा पाते हैं व्हाट सॉफ्टवेयर इज नीडेड, कौन कौन से फीचर्स हम इंक्लूड करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम, व्हाट प्रॉब्लम शुड बी सॉफ्टवेयर सॉल्व। आपका जो हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, कितना बजट है, क्या कितनी टाइमिंग है, कितने टाइम में हमें कंप्लीट करना है, कौन कौन से हार्डवेयर और कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमें रिक्वायर्ड होंगे इस सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करने के लिए। ये होता है हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज होता है, क्योंकि अगर आपकी रिक्वायरमेंट से गलत हो जाएंगे तो आपका सॉफ्टवेयर ही गलत डेवलप होगा। क्लियर है? और जो ये सारी मेरे पास रिक्वायरमेंट आई वो मैंने क्या करी? डॉक्यूमेंट्स के अंदर राइट कर दी। जितनी भी मुझे सब चीज़ें पता चली क्लाइंट से कि क्लाइंट क्या क्या चाहता है, स्टूडेंट लॉगिन भी चाहता है, अटेंडेंस भी चाहता है, मार्क्स भी चाहता है, फीस मैनेजमेंट भी चाहता है, हर स्टूडेंट का एक डैशबोर्ड भी चाहता है, सब चीज़ें अटेंडेंस डेली अपडेट हो। ये जो सारे फीचर्स हैं जो मुझे क्लाइंट ने बताया, बजट, टाइमिंग, वो सब चीज़ें मैं एक डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिख देती हूँ और उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं SRS, यानी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर हमारी क्लाइंट की सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी होती हैं कि क्लाइंट को इस सॉफ्टवेयर से चाहिए क्या क्या। क्लियर है? या कौन कौन से फीचर इसके अंदर ऐड होनी चाहिए। तो ये पहला फेज होता है। दूसरा फेज होता है डिज़ाइनिंग का। अब मुझे पता चल गया कि भाई मेरी जो रिक्वायरमेंट्स है वो है क्या क्या, मुझे कौन कौन से फीचर्स इसके अंदर ऐड ऑन करने हैं। अब वो फीचर्स दिखेंगे कैसे, कि अगर स्टूडेंट लॉगिन कर रहा है तो उस टाइम UI मेरा कैसा रहेगा, यूज़र इंटरफेस कैसा रहेगा, कौन कौन से कलर्स उसको दिखेंगे स्क्रीन के ऊपर, किस तरीके से मेरा नैव बार, ऊपर का नैव बार कैसा रहेगा, मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन रहेंगे। दैट इज़ कॉल्ड डिज़ाइन। कि रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करने के बाद हम डिज़ाइन को डेवलप करते हैं कि हमारा डेटाबेस कैसा रहेगा, आर्किटेक्चर कैसे दिखेगा, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। दैट इज़ कॉल्ड डिज़ाइन। दे इंक्लूड डेटाबेस डिज़ाइन। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस एक ऐसी जगह होती है जहां हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं। यूज़र इंटरफेस, आर्किटेक्चर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड एल्गोरिथम्स, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी डिज़ाइनिंग फेज के अंदर। सबसे पहले क्या करा? रिक्वायरमेंट समझी, अब उसके बेस पर हमने डिज़ाइन को देखा कि हमारा डिज़ाइन कैसा रहेगा पूरे इस सॉफ्टवेयर का। अब आपको सब पता चल गया, रिक्वायरमेंट भी पता चल गया, डिज़ाइनिंग भी पता चल गया, जस्ट इम्प्लीमेंट। तब हम क्या करेंगे? डेवलपर स्टार्ट करता है कोडिंग करना। अब उसे पता चल गई कि मुझे जो कोडिंग है वो जावा में करनी है, मुझे पाइथन में करनी है, तो वो क्या करता है? अपने जो भी मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल्स का मतलब क्या है कि स्टूडेंट लॉगिन है, अटेंडेंस है, मार्कशीट है, जो जो मुझे फीचर्स को ऐड ऑन करना है मैं उनके क्या करना स्टार्ट कर दूंगी, अब कोडिंग करना स्टार्ट करूंगी। और ऐसा नहीं है कि मैं पूरे सॉफ्टवेयर को एक साथ बिल्ड करती हूँ, नहीं, मैं छोटे छोटे मॉड्यूल्स को पहले एक छोटे मॉड्यूल को बनाया, फिर दूसरे को कोड किया, फिर तीसरे को कोड किया, उसके बाद लास्ट में मैं कंबाइन करती हूँ। क्लियर है? इस तरीके से हम इम्प्लीमेंटेशन पार्ट हमारा वर्क करता है। उसके बाद टेस्टिंग। अब मेरा पूरा इम्प्लीमेंटेशन हो गया। अब मैंने छोटे छोटे मॉड्यूल्स को मैंने स्टूडेंट लॉगिन के
स्टूडेंट लॉगिन का कोड अलग लिखा है, अटेंडेंस का अलग लिखा है, मार्क्स का अलग लिखा है, फीस का अलग लिखा है। अब जब मैं उनको एक साथ करूँगी तो हो सकता है कुछ कुछ मिसमैनेजमेंट आ जाए, कुछ एरर्स आ जाए, कुछ बग्स आ जाए। तो उसके लिए हम क्या परफॉर्म करते हैं, टेस्टिंग। कोडिंग के बाद हम क्या करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को चेक करते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के मीट कर रहा है या नहीं, जो क्लाइंट चाह रहा था वो वैसा बना है या नहीं, कुछ उसमें एरर्स तो नहीं है, कुछ उसमें मिसिंग तो नहीं है, फीचर्स तो कोई हमने मिस नहीं कर दे, कोई बग तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है कि ऐसा तो नहीं हो रहा कि अगर हम लॉगिन कर रहे हैं सही पासवर्ड डालें बट वो इनवैलिड बता रहा है। तो ये सब चीज़ें हम, अगर ये प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमें टेस्टिंग के अंदर पता चलती है। क्लियर है? अब टेस्टिंग के अंदर अगर हमें पता चल गई तो हम उसको फिक्स करेंगे। एंड देन लास्ट में आता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब क्या है कि अगर हमारा सॉफ्टवेयर में डिप्लॉय कर दे, स्टूडेंट यूज़ कर रहे हैं, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो हमने सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है वो हमारे स्टूडेंट यूज़ कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो कभी भी फेल नहीं हो सकता, हमें उसको मेंटेन करने की हमेशा ज़रूरत रहेगी। तो मेंटेनेंस तो फॉर एवर चलता है, हमेशा चलता ही रहता है। क्यों? डेवलपमेंट के बाद ऐसा हो सकता है कुछ बग्स आ जाए, ऐसा हो सकता है कि कुछ अपडेट्स आ जाए, हो सकता है कि आपको कुछ और फीचर ऐड ऑन करना हो, आपको डेटाबेस बढ़ाना हो सकता है आपके यूज़र इंक्रीज हो जाए तो आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो आपने सिस्टम डेवलप किया है वो क्रैश हो जाए। तो दैट इज़ कॉल्ड मेंटेनेंस पार्ट, जिसमें हम फ्यूचर उसको मेंटेन करते रहते हैं कि भाई इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए या कोई भी बग्स आए तो हम उसको फिक्स कर पाए। आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये होता है हमारा वाटरफॉल मॉडल। अभी हम जितने भी मॉडल पढ़ेंगे उनको जो फेजेस हैं वो फेजेस सेम है, बट हर जो मॉडल है उसकी अप्रोच डिफरेंट है। अभी इसकी अप्रोच हमने देखी, अप्रोच क्या आती है इसकी, स्टेप बाय स्टेप ये काम करता है। पहले पहला फेज कंप्लीट करेगा, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ से हम डायरेक्टली फर्स्ट पे नहीं जा सकते, फर्स्ट से फोर्थ पे नहीं जा सकते। क्लियर है? अब एडवांटेजेस की बात करें, ये सबसे सिंपल है एंड ईजी टू अंडरस्टैंड है, मैनेज भी हम बहुत इजीली कर सकते हैं, स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए बेस्ट है ये, और बेटर क्वालिटी प्लानिंग के लिए सबसे बेस्ट रहता है ये। डिसएडवांटेजेस की बात करें, डिसएडवांटेजेस पहले क्या है, इसके चेंजेस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्यों चेंजेस करना क्यों डिफिकल्ट है? अगर मुझे सेकंड फेज में चेंज करना है तो मुझे पहले फर्स्ट फेज को कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद सेकंड पे मैं आऊँगी, फिर उसके बाद चेंज करूँगी, क्योंकि मैं डायरेक्टली किसी भी फेज पे जंप नहीं कर सकती। देन हाई रिस्क, इसमें रिस्क रहता है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ ख़राब हो गई तो भाई आपको बिल्कुल स्क्रैच से ही फेज़ 1 से ही आपको चलना पड़ेगा। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट के लिए हम इसको यूज़ ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि लार्ज प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारी टेस्टिंग है, जो हमारे बग्स हैं, एरर्स है, वो बहुत ज़्यादा आते रहता है। अगर इसमें आएंगे तो हम क्या करेंगे भाई, क्या हम स्टार्टिंग से ही चलते रहेंगे? क्लियर है? टेस्टिंग जो हम इसमें स्टार्ट करते हैं वो थोड़ी लेट स्टार्ट होती है। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस जिसकी वजह से हम ज़्यादा वाटरफॉल मॉडल को यूज़ नहीं करते। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वाटरफॉल मॉडल आपका होता क्या है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका नवंबर 2023 जून 2024 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, एक्सप्लेन स्पाइरल मॉडल विद नीड डायग्राम। आपको क्या बताना था, स्पाइरल मॉडल को एक्सप्लेन करना था विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अभी हमने वाटरफॉल मॉडल पढ़ा, आपको क्लियर है वाटरफॉल मॉडल क्या है? अब हम देखने वाले हैं कि हमारे स्पाइरल मॉडल क्या है। ठीक है, द स्पाइरल मॉडल इज अ रिस्क ड्राइवन SDLC मॉडल दैट कंबाइन द फीचर ऑफ बोथ वाटरफॉल एंड प्रोटोटाइप मॉडल। अभी हम आगे प्रोटोटाइप मॉडल पढ़ेंगे। तो जो हमारे स्पाइरल मॉडल है वो हमारा वाटरफॉल मॉडल और प्रोटोटाइप मॉडल के एडवांटेजेस थे, उनको कंबाइन करके हमारे स्पाइरल मॉडल बना है। अब ऐसे इसका नाम स्पाइरल नहीं रख दिया, इसके पीछे भी इसका एक लॉजिक है। अभी हम थ्योरी बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको डायग्राम से इसका समझाती हूँ कि स्पाइरल मॉडल हमारा किस तरीके से काम करता है। ये स्पाइरल मॉडल, इसके अंदर 4 फेजेस होते हैं। पहला फेज आइडेंटिफिकेशन है, देन डिजाइन, देन कंस्ट्रक्शन, देन इवेल्युएशन एंड रिस्क एनालिसिस। ये 4 फेजेस के अंदर काम करता है। आइडेंटिफिकेशन हमारा फेज क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन हमारा फर्स्ट फेज होता है स्पाइरल मॉडल का, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं। वही कि अगर हम किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं तो हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझेंगे, प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव को समझेंगे, देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगी, किस तरीके से मुझे इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना है, क्या क्या मेरा बजट है, क्या क्या टाइम है, वो सब आइडेंटिफिकेशन फेज में आता है। उसके बाद डिज़ाइनिंग के अंदर आपको पता है, डिज़ाइनिंग के अंदर हम देखते हैं कि हमारा सिस्टम का आर्किटेक्चर कैसा रहेगा, हमारा डेटाबेस कैसा, डेटाबेस का डिज़ाइन किस तरीके से रहेगा, यूज़र इंटरफेस कैसा रहेगा, वो सब हमारा डिज़ाइनिंग फेज के अंदर आता है। थर्ड आता है कंस्ट्रक्शन यानी इम्प्लीमेंटेशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, मॉड्यूल्स को कोड करना स्टार्ट करते हैं, मॉड्यूल्स को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इवेल्युएशन और रिस्क एनालिसिस में हम देखते हैं भाई इसके अंदर कोई रिस्क तो नहीं है। इवेल्युएशन में हम देखते हैं कि जो हमारा सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया है वो हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या जो हमारे क्लाइंट्स ने
SRS डॉक्यूमेंट में फीचर लिखवाए तो वो सब हमने इसके अंदर ऐड ऑन कर दी है या नहीं कर दी। ये हमारा 4 फेज होते हैं। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अभी किस तरीके से काम करता है, सबसे पहले हमें कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है तो स्पाइरल मॉडल यहाँ से स्टार्ट करेगा। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट किया, फिर पहला इटरेशन खत्म हुआ, उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस प्रोजेक्ट के लिए हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। अब वो भी पूरा कंप्लीट नहीं, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा हमारे एक ही, अभी मैं एक लूप एक इटरेशन कंप्लीट करूंगी तो मुझे पूरा मेरा सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाएगा, नहीं। सॉफ्टवेयर का एक मॉड्यूल मैं डेवलप कर रही हूँ तो मैंने देखा कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, यूज़र की रिक्वायरमेंट को समझा, उसके बाद मैंने डिज़ाइनिंग देखी कि वो दिखेगा कैसी। डिज़ाइनिंग देखने के बाद मैंने इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट किया कि कोडिंग, वो जो मॉड्यूल है उसको कोड करने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैंने इसको इवेल्युएट करा कि जो ये मैंने बनाया है मॉड्यूल, जो मैंने फीचर ऐड ऑन किया है ये सही है नहीं, जो रिक्वायरमेंट्स थी वो उसको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है या नहीं। तो ये जो हमारा पहला सर्कल हुआ, इसको हम बोलते हैं इटरेशन 1। इटरेशन 1 में हम बेसिक कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, कि हमारा भाई ये दिखेगा कैसे, एक तरीके से थोड़ा सा हमने बना लिया। अब मैंने देखा कि हाँ अब ये ठीक बन चुका है, अब मैं दूसरे फीचर्स की तरफ जाऊंगी। दूसरे फीचर में फिर से मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। पहला इटरेशन मेरा खत्म हो चुका है, पहला मेरा फीचर बन गया है। अब दूसरे पे मैंने यहाँ से आइडेंटिफाई किया दूसरा फीचर है क्या, देन फिर मैंने क्या करा, उसको डिज़ाइन करा। डिज़ाइन करने के बाद इम्प्लीमेंट करने स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद मैंने इवेल्युएट किया और रिस्क को एनालाइज किया कि इसमें कुछ रिस्क तो नहीं है। अब मेरा दूसरा फीचर यहाँ फिनिश हो गया। तो अब मैं क्या करूँगी, इस फीचर्स में देखूंगी सब चीज़ें ठीक है, तो अब मैं फिर से दोबारा से स्टार्ट कर दूंगी, दोबारा से स्टार्ट किया। ये मेरा इटरेशन 2 कंप्लीट हो गया। दैट इज कॉल्ड स्पाइरल मॉडल। तो स्पाइरल मॉडल क्या कर रहा है, डायरेक्टली आपको पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप करके नहीं दे रहा है। वो क्या कर रहा है, इटरेशन में चल रहा है। पहले थोड़ा सा उसने डेवलप किया, उसके बाद उसने क्या करा, चेक किया कि भाई इसमें कोई रिस्क तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसने दूसरे फीचर्स पे काम किया, फिर दूसरे फीचर को उसने इम्प्लीमेंट किया, देन तीसरे को किया। दिस इज हाउ स्पाइरल मॉडल वर्क्स। अप्रोच देखो, मैंने आपको बताया था पहले कि मॉडल्स के फेजेस तो सेम रहेंगे बट उनकी अप्रोच डिफरेंट रहती है। क्लियर है? समझ आएगी स्पाइरल मॉडल किस तरीके से काम करता है। अब इसके अंदर क्या लिखा, अब हम थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। इन दिस मॉडल सॉफ्टवेयर इज डेवलप इन मल्टीपल साइकिल्स कॉल्ड स्पाइरल। सॉफ्टवेयर हम क्या करते हैं, मल्टीपल साइकिल्स में डेवलप करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि एक साइकिल में डेवलप नहीं हो रहा है, हर इटरेशन में हम एक फीचर्स को बना रहे हैं, एक फीचर को डेवलप कर रहे हैं। तो इसलिए इसको हम स्पाइरल मॉडल बोलते हैं, क्योंकि आपका जब सॉफ्टवेयर डेवलप होगा तो वो मल्टीपल साइकिल से गुजर कर जाएगा या मल्टीपल इटरेशन से गुजर के जाएगा। ईच स्पाइरल गोज थ्रू प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, डेवलपमेंट एंड कस्टमर इवेल्यूशन। हर इटरेशन के अंदर हम प्लान भी कर रहे हैं, रिस्क को एनालाइज भी कर रहे हैं, उसको डेवलप भी कर रहे हैं, कस्टमर के को इवेल्युएशन भी दे रहे हैं कि कस्टमर चेक करके बता रहे हैं कि हमारा ये जो फीचर बना है वो उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना है या नहीं बना। आफ्टर कंप्लीटिंग वन स्पाइरल द नेक्स्ट स्पाइरल बिगिन विद इम्प्रूव्ड फीचर अंटिल द सॉफ्टवेयर इज फुल्ली कंप्लीटेड। अगर हमें फर्स्ट वाले इटरेशन में जो हमने फीचर बनाया है, डेवलप किया, अगर हमें उसमें लगता है कि उसमें कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है या उसके अंदर कुछ और फीचर ऐड ऑन होने की ज़रूरत है, तो हम क्या करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं। उसके बाद हम ये कब तक करते रहते हैं, ये हमारी इटरेशन कब तक चलती रहती है, जब तक हमारा पूरा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। क्लियर है? इट इज कॉल्ड द स्पाइरल मॉडल बिकॉज द डेवलपमेंट प्रोसेस मूव इन द शेप ऑफ स्पाइरल। स्पाइरल मॉडल इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो डेवलपमेंट फेज है वो स्पाइरल की तरह चल रहा है, स्पाइरल शेप में चल रहा है कि पहला इटरेशन हुआ, फिर वहीं से दूसरे इटरेशन हुआ, देन थर्ड हुआ। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड स्पाइरल मॉडल। आई होप आपको क्लियर होगा। अब इसके फेजेस में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको समझाई दिया, वही सब है। आइडेंटिफिकेशन ये फर्स्ट फेज होता है। इन दिस फेज डेवलपर क्या दिखता है, अंडरस्टैंड करता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट, प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव को समझता है, रिक्वायरमेंट रिसोर्सेज को रिक्वायर्ड करता है कि कौन कौन से रिसोर्सेज मुझे यूज़ होंगी, प्लान करता है वर्क को। डिज़ाइनिंग के अंदर वो वही सिस्टम आर्किटेक्चर, डेटाबेस डिज़ाइन, यूआई की किस तरीके से दिखेगा, उन सब के डिज़ाइनिंग पार्ट करता है। कंस्ट्रक्शन फेज क्या होता है, इन दिस फेज द एक्चुअल सॉफ्टवेयर इज डेवलप। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक्चुअल सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। जो हमारे मॉड्यूल्स होते हैं उनके कोड को राइट करते हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स को क्रिएट करते हैं और फिर टेस्टिंग भी परफॉर्म करते हैं। इवेल्युएशन एंड रिस्क, इसके अंदर हम क्या करते हैं, कस्टमर्स के इवेल्युएट करते हैं कि जो हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है कि वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बन रहा है या नहीं बन रहा। फीडबैक को कलेक्ट करते हैं, कस्टमर को दिया, कस्टमर ने फीडबैक दिया, उसको कलेक्ट किया, अगर कुछ इंप्रूव्ड है तो इंप्रूव्ड किया, अदरवाइज नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ हम बढ़ गए। रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं। क्लियर है?
अब एडवांटेजेस की बात करें तो फर्स्ट इसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमें मिलता रहता है, क्योंकि अगर हमारा पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाएगा और उसके बाद हमें कोई कस्टमर कहेगा कि आप इसके अंदर थोड़ा सा ये चेंज कर दो, तो कितनी दिक्कत आएगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस मॉडल को यूज़ करना प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि हम छोटा सा मॉड्यूल बनाए, कस्टमर को भेज दो, कस्टमर देख के बता देगा। दूसरा बनाए, दूसरा कस्टमर को दे दो, तो कस्टमर अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो तुरंत के तुरंत बता देता है, ताकि हम उसको ठीक कर पाते हैं। फ्लेक्सिबल है, लार्ज प्रोजेक्ट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं और रिस्क को हैंडल करता है, क्योंकि हम हर फेज को बना रहे हैं, हर इटरेशन में रिस्क को एनालाइज करें कि इसमें रिस्क आ तो नहीं रहा है, इसमें रिस्क अकर तो नहीं हो रहा है। क्लियर है? डिसएडवांटेजेस की बात करें, एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव तो ऑल ऑब्वियस ये होगा, क्यों? क्योंकि आप हर इटरेशन में सारे काम कर रहे हो, तो सारे काम करने में पैसे तो लगते ही हैं। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, कितना टाइम लगेगा। कहाँ वाटरफॉल मॉडल उस सॉफ्टवेयर को इजीली डेवलप कर रहा था बहुत कम टाइम में, और कहाँ ये छोटे छोटे मुझे पार्ट्स में दे रहा है, तो टाइम कंज्यूमिंग तो है, कॉम्प्लेक्स है मैनेज करना। और स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए हम इसे प्रेफर नहीं करते। लार्ज प्रोजेक्ट है तो हम इसको यूज़ करते हैं, स्मॉल प्रोजेक्ट होगा तो हम तो भाई वो ये पुराना और सिंपली वाटरफॉल मॉडल यूज़ करेंगे। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका दिसंबर 2024 में पूछा गया था। तो वो है क्या? एक्सप्लेन इंक्रीमेंट मॉडल विद मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। आपको बताना था कि इंक्रीमेंट मॉडल क्या होता है, उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स को आपको एक्सप्लेन करना था। अब बेसिकली इंक्रीमेंट मॉडल इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि एक के बाद एक इंक्रीमेंट करना। ये 1 है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंट। की ये जो हमारी सीरीज है, ये जो हमारे नंबर्स हैं, ये इंक्रीमेंट हो रहे हैं। तो इंक्रीमेंट जो मॉडल है वो इसी तरीके से काम करता है। इसका जो नेचर होता है वो इंक्रीमेंट ही होता है। टेकिंग एन एग्जाम्पल कि अगर हम घर बना रहे हैं, ठीक है, अगर हम घर बना रहे हैं तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, क्या पूरा घर स्ट्रक्चर एकदम सब तैयार हो गया? नहीं, हम एक एक करके करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना देखेंगे कि कहाँ बनवाना है, रूम तैयार करेंगे, फिर किचन, फिर बेडरूम, फिर बाथरूम। तो 1 बाय 1 कर रहे हैं, एक के बाद एक इंक्रीमेंट हो रहा है। जैसे हम घर बनाने में एक के बाद एक इंक्रीमेंट करें कि पहले हमने रूम बनाए, फिर किचन बनाया, फिर बाथरूम बनाया, फिर लॉबी बनाई। क्लियर है? तो जो इस तरीके से हम इंक्रीमेंट करें, इसी तरीके से हमारा इंक्रीमेंट मॉडल काम करता है। अब देख लेते हैं किस तरीके से काम करता है। द इंक्रीमेंट मॉडल इज अ SDLC मॉडल इन विच द सॉफ्टवेयर इज डेवलप एंड डिलीवर इन स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड इंक्रीमेंट्स। हम सॉफ्टवेयर को कंप्लीट डेवलप नहीं करते, इसके अंदर में हम क्या करते हैं, स्मॉल पार्ट्स को डेवलप करते हैं। ईच इंक्रीमेंट एड्स न्यू फीचर्स टू द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर अंटिल द कंप्लीट प्रोडक्ट इज फाइनलाइज। हर बार एक के बाद एक इंक्रीमेंट करते हैं। एक के बाद एक इंक्रीमेंट का मतलब क्या है, एक के बाद एक फीचर्स को ऐड ऑन करते हैं। और ये कब तक करते हैं, कब तक इंक्रीमेंट चलता रहता है, जब तक हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट है या फाइनल जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो डेवलप नहीं हो जाता। अब आप इसमें देख सकते हो कि इंक्रीमेंट 1 में हमारे कुछ फीचर्स है। हमने सबसे पहले क्या करा, एक प्रोटोटाइप यानी अपना जो बेसिक स्मॉल पार्ट था उसको बना लिया और उसको कस्टमर को डिलीवर कर दिया। इसके अंदर अगर उन्होंने बताया कुछ इंप्रूवमेंट है तो वो करा, अदरवाइज हम सेकंड स्टेप पे पहुंचे, हमने इसको एक इंक्रीमेंट कर दिया। अब इंक्रीमेंट क्या कर दिया, इसमें फीचर एक थे, अब इसमें क्या हो गए, 2 फीचर हो गए। अगर एक और इंक्रीमेंट कर दूं तो अब हम क्या करेंगे, इसके 3 फीचर्स को यहाँ हम डेवलप करेंगे, यहाँ करेंगे तो 4 फीचर्स को। तो क्या है, 1 बाय 1 इंक्रीमेंट हो रहा है। दिस इज हाउ इंक्रीमेंट मॉडल वर्क। आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्लियर है? आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हम इसमें सबसे पहले छोटा, जैसे हमने पहले इसमें बस अपना रूम बनाया, अब इसके बाद हम रूम और किचन भी बना दे। अब हमने रूम, किचन, बाथरूम भी बना दिया। अब यहाँ हमारे क्या बन गया, रूम, किचन, बाथरूम, लॉबी, सब चीज़ें बन गई हैं। ठीक है, ये होता है हमारा इंक्रीमेंट मॉडल। अब इसके फेजेस की बात करें तो फेजेस मैंने आपको बताया सबके सेम है। इसमें फेजेस में क्या है, सबसे पहले कम्युनिकेशन, देन प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट। ये सब 5 फेजेस हैं इसके। सबसे पहला फेजेज है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इसका फर्स्ट फेज होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारी डेवलपर टीम है उसके अंदर से एक एम्प्लॉय या एक पर्सन या एक टीम मेंबर क्या बात करता है, हमारे किससे, क्लाइंट से बात करता है और समझता है कि भाई ये जो सॉफ्टवेयर है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या इसके अंदर फीचर ऐड ऑन होने हैं, क्या क्या चीज़ें हमें किस तरीके से डेवलप करनी है, या जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है वो क्या है। कस्टमर हमसे डेवलप तो करा है, बट कस्टमर हमसे क्या चाहता है कि हम इसको किस तरीके से डेवलप करें या क्या क्या फीचर्स को हम इसके अंदर ऐड ऑन करें। क्लियर है? तो ये होता है फर्स्ट फेज, रिक्वायरमेंट्स की तरह ही आप इसको समझ सकते हैं।
तो ये है आपका कम्युनिकेशन। देन प्लानिंग। अब आपको समझ आ गया कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, कि हमारी जो क्लाइंट है उसकी एक्सपेक्टेशंस हमसे क्या है या इस सॉफ्टवेयर से क्या है, तो समझ आ गया। आप उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करोगे। प्लान किस तरीके से करोगे कि कितना टाइम हमें इसे लगेगा, कितना हमारी कॉस्ट लगेगी, कौन कौन से रिसोर्सेज हमें लगेंगे इसको बनाने में, उन सब चीज़ों की आप प्लानिंग करोगे कि भाई मुझे इतने दिन में इस पार्ट को डेवलप करना है, इतने दिन में इस मॉड्यूल को डेवलप करना है। दैट इज कॉल्ड प्लानिंग फेज। क्लियर है? इसके अंदर हम क्या करते हैं, टाइम को एस्टिमेट करते हैं, कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं, रिसोर्स को एलोकेट करते हैं और सेलेक्ट करते हैं कि कौन कौन से फीचर्स को हमें सबसे पहले डेवलप करना चाहिए। हमारे एक सॉफ्टवेयर के अंदर 10 फीचर हैं, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर कौन से सबसे पहले हम उसको डेवलप करें, तो उसके अंदर भी हम प्लानिंग के अंदर भी हम उसको सेलेक्ट करते हैं। देन आता है मॉडलिंग। मॉडलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, वही यूआई क्रिएट करते हैं, यूआई देखते हैं डेटाबेस का डिज़ाइन कैसा होगा, सिस्टम का आर्किटेक्चर कैसे होगा, कौन कौन से एल्गोरिथम, कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। कंस्ट्रक्शन एक ऐसा फेज होता है जिसके अंदर हम उसको एक्चुअल में बनाने स्टार्ट करते हैं, कोडिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग हम बहुत टाइप के होते हैं, यूनिट टेस्टिंग होते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होते हैं, ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, बहुत सारी टेस्टिंग हम परफॉर्म करते हैं जिसकी हेल्प से हम चेक कर पाते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर कोई भी एरर नहीं है, कोई भी बग नहीं है। क्लियर है? डेप्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर था वो हमने कस्टमर को डिलीवर कर दिया और वो जो एक्चुअल में जो हमारे यूज़र्स थे वो उसको यूज़ करें। तो कस्टमर क्या करेगा, यूज़ करेगा सॉफ्टवेयर को, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी उसके अकॉर्डिंग फीडबैक देगा और जो भी हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी हम उसको इम्प्रूव करेंगे बेस्ड ऑन कस्टमर फीडबैक। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये होता है हमारा इंक्रीमेंट मॉडल। तो इस तरीके से हमारा इंक्रीमेंट मॉडल काम करता है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका जून 2023 एंड दिसंबर 2024 में पूछा गया था। तो बेसिकली ये है क्या, एक्सप्लेन आरईडी मॉडल विद नीड डायग्राम। आरईडी मॉडल को आपको एक्सप्लेन करना था डायग्राम के साथ। अब बेसिकली आरईडी मॉडल क्या होता है, आरईडी स्टैंड फॉर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल क्या है, ये एसडीएलसी मॉडल है जो फोकस करता है रैपिड डेवलपमेंट में। रैपिड डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि एज कंपेयर टू अदर मॉडल्स ये बहुत रैपिडली का मतलब है बहुत क्विकली, बहुत जल्दी हमारे सॉफ्टवेयर को डेवलप करके देता है। अगर हमारा कोई और मॉडल 10 महीने ले रहा है तो ये मॉडल हमारा उसी काम को 7 से 8 महीने में कर देगा। तो ये इतना फास्टली हमारे सॉफ्टवेयर को डेवलप करके देता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। क्लियर है? अब बेसिकली पहले हम इसका डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले कम्युनिकेशन कौन सा फेज होता है, कम्युनिकेशन हमारा वो फेज होता है जिसके अंदर हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझते हैं कि क्लाइंट आखिर चाहता क्या, जो हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर अगर हमें क्लाइंट ने बताया कि मुझे स्टूडेंट लॉगिन चाहिए, अटेंडेंस चाहिए, फीस मैनेजमेंट चाहिए, तो सबसे पहले हम कम्युनिकेट करके उनसे पता लगाते हैं कि आपकी क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, आप इस सॉफ्टवेयर से क्या क्या चाहते हो, कौन कौन से फीचर इसके अंदर ऐड ऑन चाहिए। उसके बाद प्लानिंग फेज, ऑलरेडी ये सब फेज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्लानिंग फेज क्या होता है, जिसके अंदर हम प्लान करते हैं कितना टाइम लगेगा, कितना बजट लगेगा, कौन कौन से रिसोर्सेज हमें लगेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए, कितने मुझे डेवलपर्स चाहिए होंगे, कितने मुझे टेस्टर चाहिए होंगे। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड प्लानिंग, कि कौन सा पर्सन कौन काम करेगा। तो ये सब प्लानिंग फेज के अंदर आता है। अब मुझे प्लान करके पता चल गया है कि मुझे कितने फीचर्स इसके अंदर ऐड ऑन करने हैं। टेकिंग एन एग्जांपल कि जो मैं अपना सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रही हूँ उसके अंदर मुझे 3 फीचर्स को ऐड ऑन करना है। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ ऐसे नहीं है कि मेरे सारी टीम मेंबर एक फीचर के ऊपर काम करेंगे। अब मैं यहाँ से डिवाइड कर दूँगी। डिवाइड कैसे, पहले जो टीम है, एक टीम बना दी मैंने, वो पहले फीचर पे काम कर रही है, उसी टाइम पे पैरेलली काम करते हैं। पैरेलली समझो कि एक ही टाइम पे मल्टीपल टीम्स काम कर रही हैं। ये पहले फीचर्स को डेवलप करा है, ये दूसरे फीचर को डेवलप करा है, ये तीसरे फीचर को डेवलप करा है। तो पैरेलली एक ही टाइम पे 3 मॉड्यूल्स या 3 फीचर्स हमारे पैरेलली काम कर रहे हैं। उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन फेज में आते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं और टेस्टिंग करते हैं। चेक करते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो सही से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, एरर तो नहीं है। ये सब चीज़ें हम कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर करते हैं और कोडिंग प्रॉपर करते हैं। फिर डेप्लॉयमेंट तो आपको पता है, डेप्लॉयमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसको किसके पास पहुंचा दे, कस्टमर जो हमारा क्लाइंट है उनके पास पहुंचा देते हैं। फिर वो चेक करते हैं, कुछ फीडबैक के बेस पे कुछ इंप्रूवमेंट होता है तो हम वो करते हैं। तो ये रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट समझ आया। तो अब इसको रैपिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि पैरेलली यहाँ काम चल रहा है, कि एक ही टाइम पे हमारे मल्टीपल मॉड्यूल्स पे काम चल रहा है। इसलिए ये क्या करता है, 10 महीने के सॉफ्टवेयर को ये
7 से 8 महीने में ही डेवलप करके दे देता है। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। दिस इज हाउ R&D मॉडल वर्क्स। अब इसके अंदर क्या लिखा, इट यूजेस प्रोटोटाइपिंग, रियूजेबल कंपोनेंट एंड कंटिन्यूअस कस्टमर फीडबैक टू डेवलप सॉफ्टवेयर इन शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम में जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है, इसके पीछे का रीजन क्या है? प्रोटोटाइपिंग, रियूजेबल कंपोनेंट को यूज करता है। रियूजेबल कंपोनेंट का मतलब क्या है कि अगर मेरा एक फीचर पहले से ही, जैसे लॉगिन सिस्टम है, बहुत कॉमन फीचर है, हर एप्लीकेशन में, हर सिस्टम में ये चाहिए होता है हमें लॉगिन का। तो अगर हमारे पास पहले से ही लॉगिन का फीचर बना हुआ है तो हम क्या करेंगे, उसके जो कोड है उसको बस उठा के अपने सॉफ्टवेयर, जो हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करें उसके अंदर ऐड ऑन कर लेंगे। तो हम स्क्रैच से दोबारा से नहीं लिख रहे हैं, हम क्या करें, रीयूज कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड रीयूजेबल कंपोनेंट, कि मुझे अगर लग रहा है कि वो मेरे पास ऑलरेडी है तो बस मुझे उसको रीयूज करना है। कंटिन्यूअस कस्टमर फीडबैक, जब हम मॉड्यूल्स को बना रहे हैं तो कस्टमर को कंटिन्यूअस हम उसको भेजें ताकि हमें कस्टमर का कंटिन्यूअस हमें फीडबैक मिलता रहे। अगर हमें कुछ ज़रूरत होगी उसमें इम्प्रूव करने की तो हम तुरंत के तुरंत उसको इम्प्रूव कर सकें। क्लियर है? Instead of spending a long time on planning, R&D quickly develop a working model, gets customer feedback, improve and deliver the final software। ये प्लानिंग पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता कि हम प्लान करेंगे कि भाई ये होगा वो होगा, नहीं, जो होगा देखा जाएगा। ये क्या करता है, जस्ट इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करता है कि भाई आओ और मेरी एक टीम बना दी, ये काम करेगी, एक टीम बना दी, ये काम करेगी, टीम बना दी, ये एक काम करेगी। तो मल्टीपल्स सेम टाइम पे मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं अलग अलग फीचर पे, तो वो तो जल्दी ही काम होगा। क्लियर है? तो प्लानिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि R&D मॉडल हमारा होता क्या है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका प्रोटोटाइप मॉडल। एक्सप्लेन प्रोटोटाइप मॉडल, जिसका क्वेश्चन आपका दिसंबर 2024 में पूछा गया था। तो प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है? प्रोटोटाइप का मतलब आप समझते हो? प्रोटोटाइप का मतलब होता है लाइक जो हमारा एक्चुअल सॉफ्टवेयर होता है, या सॉरी जो हमारा एक्चुअल हमारा डेवलपर हमें डेवलप करके देगा सिस्टम, उससे पहले जो लाइक वो हमें डमी तैयार करके दे देगा, कि डमी तैयार करके देगा कि ये ऐसा बनेगा। दैट इज कॉल्ड प्रोटोटाइप। लाइक जैसे हम अपना घर बनवाते हैं तो उससे पहले हमें नक्शा दे देता है ना बना के कि आपका घर कुछ इस तरीके से दिखेगा, कि अगर आपको कुछ चेंजेस हैं तो आप अभी बता दो इसे देखे कि नक्शे में, कि अगर आपको चार रूम नहीं चाहिए 5 चाहिए तो आप मुझे अभी बता दो, बोलते हैं ना। तो दैट इज कॉल्ड प्रोटोटाइप। तो प्रोटोटाइप मॉडल हमारा किस तरीके से काम करता है अब हम वो देखने वाले हैं। द प्रोटोटाइप मॉडल इज द SDLC मॉडल इन विच अ वर्किंग मॉडल ऑफ द सॉफ्टवेयर इज डेवलप फर्स्ट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमें सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, हम एक लाइक प्रोटोटाइप बनाते हैं और कस्टमर को देते हैं। कस्टमर का मतलब समझो कि हम क्लाइंट को, जिसके लिए हम ये सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, हम उनको जाके देते हैं और उनको बोलते हैं कि आप इस प्रोटोटाइप को यूज़ करो और चेक करो कि ये प्रोटोटाइप सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा है तो आपको इसके अंदर क्या क्या चेंजेस चाहिए, क्या क्या आपको इसके अंदर फीचर और ऐड ऑन कराने चाहिए, तो आप हमें बता दो। जैसे कि आप सोचो कि लाइक आप कपड़े सिलवाने जाते हो, अगर आप किसी टेलर के पास कपड़े सिलवाने जा रहे हो तो आपको क्या वो डायरेक्टली पूरा बना के दे देता है, या अगर आप प्रॉपर फिटिंग नहीं देते तो वो क्या करता है, सबसे पहले आपके ऐसे ढीले ढाले फिटिंग करके आपको बुलाएगा और बोलेगा कि एक बार पहन के देख लो कि ठीक आ रहे हैं नहीं आ रहे, ठीक है, कि अगर कोई भी चेंजेस होगा, टाइट होगा या लूज होगा तो मैं अभी कर दूंगा, तो आप मुझे अभी बता दो। तो वो आपको बुलाते हैं नहीं बुलाते, तो जो वो आपको बुला रहे हैं उस टाइम ढीले ढाले कपड़ों को चेक करने के लिए कि कपड़े की फिटिंग ठीक है या नहीं, उसी को हम प्रोटोटाइप बोलते हैं। और इसी तरीके से हमारा प्रोटोटाइप मॉडल वर्क करता है। अब कपड़ों में मैंने उन्हें बताया कि कपड़े हाँ ठीक है, इसमें बस आप क्या करो थोड़ी सी फिटिंग लगा दो। तो बेस्ड ऑन मेरे फीडबैक के बेस पर उन्होंने क्या करा, मेरे कपड़ों में फिटिंग लगा दी, और जब मुझे मेरे कपड़े सिले हुए मिले तो उनके अंदर मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिली। क्यों? क्योंकि मैंने पहले से ही पूरा तैयार होने से पहले उन्होंने मुझे एक बार चेक करा दिया था कि हाँ मेरे कपड़े ठीक हैं। दैट इज कॉल्ड प्रोटोटाइप। दिस इज हाउ प्रोटोटाइप, बिल्कुल इसी तरीके से हमारा प्रोटोटाइप मॉडल वर्क करता है। क्लियर है? The prototype is shown to the customer to collect feedback. Based on customer suggestion, the prototype is modified repeatedly until the final software meet all the requirements. हम एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, कस्टमर को देते हैं, कस्टमर चेक करता है, कस्टमर को जो भी लगता है कि हाँ ये चीज़ें इंप्रूव होनी चाहिए, ये फीचर्स ऐड ऑन होने चाहिए, तो कस्टमर के सजेशंस के बेस पे हम क्या करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं और तब तक करते हैं जब तक हमारा फाइनल सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं हो जाता। क्लियर है? अब प्रोटोटाइप इज अ अर्ली सैम्पल और प्रिलिमिनरी वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर। प्रोटोटाइप ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा रेडी हो गया, घर तैयार हो गया, नहीं, घर का सिर्फ एक नक्शा है, उसी को हम बोलते हैं प्रोटोटाइप। तो इसी तरीके से सॉफ्टवेयर का क्या है, एक प्रीलिमिनरी वर्जन है, या आप बोल सकते हैं बहुत अर्ली सॉफ्टवेयर है। क्लियर है? अब
इसका जो पूरा फेजेस है वो बिल्कुल सेम है जैसे हम अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं। रिक्वायरमेंट गैदरिंग समझ आपको अब तो पता ही चल गया होगा। रिक्वायरमेंट गैदरिंग का मतलब कि हम क्लाइंट से उसकी रिक्वायरमेंट्स को जानते हैं, क्लाइंट क्या क्या चाहता है। फिर हमने क्लाइंट का चाहना, फिर हमने एक जल्दी से एक डेवलप कर दिया एक प्रोटोटाइप कि अच्छा आप ये चाह रहे हो, तो हमने ये चाहना एकदम उनको लाइक नक्शा बना के तुरंत भेज दिया। अब वो चेक करेंगे कस्टमर, वो क्या कराएंगे, वो जो हमने प्रोटोटाइप बना के भेजा क्लाइंट को वो कस्टमर से चेक कराएंगे। वो देखेंगे कि कस्टमर उसको यूज़ कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं या नहीं है। जो जो रिक्वायरमेंट्स अगर होती हैं तो हम क्या करते हैं उसको ऐड ऑन करते हैं, नहीं होती तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट हम उसी प्रोटोटाइप को फाइनलाइज कर देते हैं, उसी प्रोटोटाइप को और इम्प्रूव करके और अच्छे से करके पूरा बना बनू के उनके दे देते हैं। दिस इज हाउ प्रोटोटाइप मॉडल वर्क। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब प्रोटोटाइप मॉडल के फेजेस की बात करें तो यहाँ थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ रिक्वायरमेंट्स तो हमें पता है कि जिसमें हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं कि सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, फीचर्स क्या क्या हैं, यूज़र के एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। क्विक डिज़ाइन का मतलब क्या है कि इसके अंदर यूआई और बेसिक डेटाबेस को हम इंक्लूड करते हैं। बिल्ड प्रोटोटाइप का मतलब क्या है कि डेवलपर क्रिएट करता है एक वर्किंग प्रोटोटाइप। द प्रोटोटाइप कंटेन बेसिक फंक्शनलिटी बट इट इज़ नॉट द फाइनल सॉफ्टवेयर। प्रोटोटाइप फाइनल सॉफ्टवेयर नहीं होता। प्रोटोटाइप एक तरीके से क्या होता है, एक बेसिक फंक्शनैलिटी होती है कि इस तरीके से आपका दिखेगा। क्लियर है? कस्टमर इवोल्यूशन, कस्टमर इवोल्यूशन में क्या करता है, कस्टमर क्या करता है उस प्रोटोटाइप को यूज़ करता है, चेक करता है उसके फीचर्स की वो सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, और उसके बेस पे हमें क्या देता है, सजेशंस देता है। रिफाइन प्रोटोटाइप, अगर अब जो हमारा क्लाइंट है उनको कुछ फीडबैक लगता है या उनको कुछ फीचर्स ऐड ऑन कराने होते हैं तो वो क्या करते हैं, डेवलपर्स को बताता है, डेवलपर उनके फीडबैक के अकॉर्डिंग उसको इम्प्रूव करता है। किसको इम्प्रूव करता है? अपने प्रोटोटाइप को इम्प्रूव करता है। इम्प्रूव करने के बाद इंजीनियर प्रोडक्ट, इंजीनियर प्रोजेक्ट का मतलब क्या है कि कंप्लीट कोडिंग इज डन, कंप्लीट हमारी कोडिंग डन हो गई, टेस्टिंग भी परफॉर्म हो गई और हमारा जो फाइनल सॉफ्टवेयर है वो हमारा डेवलप होकर तैयार हो गया। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये 6 फेजेस में हमारा ये काम करता है। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि आपका जून 2023 में पूछा गया था। एक्सप्लेन एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल। एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल बेसिकली होता क्या है? अभी हमने प्रोटोटाइप और स्पाइरल मॉडल पढ़ा ना, तो वो हमारे इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल के ही टाइप होते हैं। तो इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल भी हमारा इस तरीके से ही काम करता है। ये प्रॉपर ऐसे आपको एकदम तैयार करके नहीं दे देगा, ये वर्जन्स में काम करता है। सबसे पहले हमारा एक बेसिक फर्स्ट वर्जन आएगा। जैसे फर्स्ट वर्जन में इन्होंने क्या करा, लॉगिन क्रिएट करके दे दिया। फिर लॉगिन हमारे क्या कर रहे हैं, पीपल उसको यूज़ कर रहे हैं, वो ठीक ठाक काम करा। अब हमारा वर्जन 2 आया। वर्जन 2 के अंदर हमने क्या करा, उस लाइक हम गेम बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लॉगिन स्क्रीन बना दी, फिर हमारे जो यूज़र है उसको यूज़ करा। वर्जन 2 के अंदर हमने क्या करा, उस गेम के अंदर हमने लेवल्स बढ़ाने स्टार्ट कर, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इस तरीके से। फिर हमारे लेवल वगैरह सब चीज़ें सही से काम करी तो हमने वर्जन 3 रिलीज़ किया। वर्जन 3 के अंदर हमने क्या करा, उसके अंदर और चीज़ें ऐड ऑन करी, और सोर्सेज ऐड ऑन करी, और कॉम्प्लेक्सिटी ऐड ऑन करी। ठीक है, वर्जन 3 के बाद हमारा जो पूरा गेम है वो कम्प्लीटली डेवलप हो गया। तो यह हमारा दिस इज़ हाउ एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल वर्क्स। इसी तरीके से काम करता है। वो पूरा का पूरा आपको कंप्लीट बना के नहीं दे देगा, वो क्या करता है, वर्जन्स में काम करता है। सबसे पहले एक छोटा पार्ट क्रिएट करेगा जिसको वो वर्जन 1 बोलेगा, वो सही से काम करेगा तो वर्जन 2 वो क्रिएट करेगा, देन वर्जन 3। वो वर्जन्स कब तक चलते रहेंगे, जब तक आपको जो पूरा सॉफ्टवेयर है वो डेवलप नहीं हो जाता। क्लियर है? अब इसके अंदर देख लेते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। The evolutionary process model is the SDLC model in which the software is developed step by step through multiple versions। इसके अंदर हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं मल्टीपल वर्जन्स के अंदर। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने गेम को कम्प्लीटली डेवलप किया 3 वर्जन्स में, तो इसी तरीके से हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर देते हैं तो मल्टीपल वर्जन्स के अंदर हम उसको डेवलप कर देते हैं। ईच वर्जन इम्प्रूव द प्रीवियस वन बाय एडिंग न्यू फीचर बेस्ड ऑन कस्टमर फीडबैक अंटिल द फाइनल सॉफ्टवेयर इज कम्प्लीटेड। हम कब तक वर्जन्स को इम्प्रूव करते रहते हैं, तब तक इम्प्रूव करते रहते हैं जब तक हमारा कस्टमर या क्लाइंट पूरा का पूरा उसके सेटिस्फाई नहीं हो जाता। जो फीडबैक होता है उसके बेस पे हम न्यू वर्जन रिलीज कर देते हैं। ठीक है, जैसे आपको लगता है वर्जन्स क्या होते हैं, अपडेशन ही तो होते हैं। हम अपने फ़ोन वगैरह में देते हैं कि ये वर्जन चल रहा है, अब ये वाला वर्जन आ गया, तो जो आज का वर्जन है वो प्रीवियस पास्ट वाले वर्जन से क्या है, अच्छा है। तो जो उसमें कमियां थी वो नेक्स्ट वाले वर्जन में हमने इम्प्रूव कर दी, आज जो कमियां वो हम नेक्स्ट वर्जन में इम्प्रूव कर देंगे। क्लियर है? तो टाइप ऑफ एवोल्यूशनरी मॉडल हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक तो प्रोटोटाइप मॉडल और एक हमारा स्पाइरल मॉडल। क्लियर है?
अब इसके फेजेस की बात करें तो ये सारे इसके फेजेस है। सबसे पहले कम्युनिकेशन, वही है रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना। प्लानिंग, प्लानिंग के अंदर हमारे क्या आता है कि टाइम को एस्टिमेट करना, रिसोर्सेज को, ये सब चीज़ें। मॉडलिंग, मॉडलिंग में हमारा यूआई किस तरीके से दिखेगा, आर्किटेक्चर किस तरीके से रहेगा। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के अंदर हमारा इम्प्लीमेंटेशन आता है जिसके अंदर हम कोडिंग और टेस्टिंग करते हैं। डेप्लॉयमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, अपने पूरे सॉफ्टवेयर को बिल्ड करके कस्टमर को दे देते हैं। फिर कस्टमर क्या करता है, कस्टमर उसको चेक करता है, कस्टमर अपना फीडबैक देता है। अगर फीडबैक के अकॉर्डिंग हमें ज़रूरत होती है उसको इम्प्रूव करने की, तो हम उसको इम्प्रूव करते हैं और उसका नया वर्जन रिलीज़ कर देते हैं। और वर्जन रिलीज़ करते हैं और कब तक रिलीज़ करते रहते हैं, तब तक आपका फाइनल प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता। तब तक ये सब स्टेप्स हम रिपीट करते रहेंगे। क्लियर है? दिस इज़ हाउ एवोल्यूशनरी मॉडल्स वर्क्स। अगर हम इसके मैं साइकिल्स की बात करूँ तो सबसे पहला वर्जन हमने 1 रिलीज़ करा, उसके अंदर कुछ कमियाँ थी जो हमें यूज़र ने बताई, तो कस्टमर के फीडबैक पे हमने उस पर वर्क किया और वर्जन 2 रिलीज़ किया। अब वर्जन 2 रिलीज़ चलता रहा कुछ टाइम, कुछ साल चला। अब यूज़र ने क्या, क्लाइंट ने क्या कहा कि मुझे इसके अंदर और फीचर ऐड ऑन कराने, कुछ और अपडेशन करानी है। तो हमने क्या करा, उस सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ अपडेट किया, कस्टमर के फीडबैक के बेस पे कुछ फीचर्स को ऐड ऑन किया और एक न्यू वर्जन रिलीज़ कर दिया, वर्जन 3। अब वर्जन 3 के बाद कुछ टाइम बाद यूज़र ने फिर फीडबैक दिया कि कुछ चीज़ और इम्प्रूव होनी चाहिए, तो हमने वर्जन 4 रिलीज़ कर दिया। तो इसी तरीके से हमारे ये काम करता है वर्जन्स के ऊपर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। तो हमने जितने भी लाइक मॉड्यूल, जो हमारे मॉडल्स थे, हमने सारे मॉडल्स को कंप्लीट देखा। साथ ही साथ जितने भी PYQs क्वेश्चन इन मॉडल से पूछे गए थे तो वो हमने सारे कवर कर लिया। ये मॉडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक मैं आपको बताऊं तो टॉप 10 टॉपिक्स में से आपका जो पहला टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हमने सारे मॉडल्स को कवर किया। ठीक है, तो आप एक बार इनसे गो थ्रू ज़रूर कर लेना, नोट्स को पढ़ लेना अच्छे से। और जो डायग्राम है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप थ्योरी कितना भी लिख के आ जाओगे, डायग्राम नहीं बना के आओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जैसे इवोल्यूशनरी मॉडल है तो आप ये भी बना के आओ अच्छे से और ये वाला भी बना के आओ। जितनी भी बात आपको वीडियो से समझ आ रही है, जितने भी आपको एग्जाम्पल समझ आ रहे हैं, आपको एग्जाम्पल लेके आओ। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा। तो जल्दी ही मैं यूनिट 2 भी आपके लिए लेके आने वाली हूँ। जितने भी टॉप 10 टॉपिक्स हैं मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए जल्दी से जल्दी मैं उनको कंप्लीट करा पाऊँ। तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो बस मैं तो बस आपसे यही चाहती हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई करें और हमारे चैनल को तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए और भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट लाने वाले हैं। आगे भी हम इन फ्यूचर आपके लिए बहुत सारे सब्जेक्ट डिटेल के अंदर लाने वाले हैं इन वन शॉट। क्लियर है? तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और डाउनलोड आर एप्लीकेशन मल्टीटम्स को डाउनलोड करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि नोट्स आपको वहीं मिलेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको कुछ भी लगता है कि हमें ये और कराना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।